या हाय एवरीवन, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परचेज के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। कि अगर मेरे को परचेज का पूरा ट्रांजैक्शन समझना है कि नेविजन में परचेज का ट्रांजैक्शन होता क्या है, तो वो स्टार्ट किधर से होता है और उसके बाद में उसका एंड क्या है और आपस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी लिंकिंग कैसे होती है। तो बेसिकली परचेज के अंदर जाने से पहले हम परचेज के मास्टर्स के बारे में जानेंगे कि परचेज में मास्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो परचेज में अगर मैं मास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरे पास में बेसिकली जो पहले मास्टर आते हैं वो आइटम आते हैं, उसके पैरेलली जीएल होता है या फिर आइटम चार्ज। तो जो लाइन लेवल पे जो मास्टर आते हैं वो ये आते हैं, आइटम है, जीएल है, आइटम चार्ज है। कि अगर मेरे को सपोज कोई भी परचेज ऑर्डर बनाना है तो वो या तो मैं आइटम से बनाऊंगा या जीएल सेलेक्ट करके बनाऊंगा या आइटम चार्ज से बनाऊंगा। तीनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि आइटम जो होता है वो रिलेटेड टू इन्वेंट्री होता है। कि सपोज मेरे को अगर कोई आइटम परचेज करना है, मोटर है और अगेन फिक्स असेट, अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ करूं, ओके सो मास्टर मास्टर के अंदर जो पहली चीज है वो है आइटम, नेक्स्ट चीज है वो जीएल, नेक्स्ट चीज है वो आइटम चार्ज, अगली चीज है एफ ए। तो मैं इधर से ट्रांजेक्शन करता हूँ आइटम दैट इज रिलेटेड टू माय इन्वेंट्री। कि आइटम जो कि मेरा पार्ट है इन्वेंट्री का, जैसे कि मेरा कॉर्पोरेटेड बॉक्स है, रॉ मटेरियल है, दीज ऑल आर रिलेटेड टू माय इन्वेंट्री। जीएल मैं कब सेलेक्ट करता हूँ, जब मेरा कुछ सर्विस से रिलेटेड होता है या मेरा कुछ एक्सपेंस सर्विस होता है। कि सपोज मेरे को मोटर रिपेयर करवाना है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मैं जीएल सेलेक्ट कर लूंगा। जिस केस में मैं गुड्स नहीं ले रहा हूँ, केवल सर्विस ले रहा हूँ, इंटरनेट के चार्जेज हैं, दैट यूज टू बी जीएल। तो ये मेरे जीएल हो गए। तो ये डिफरेंस होता है। आइटम के अंदर मेरा इन्वेंट्री हिट होता है, जीएल मेरा नॉन इन्वेंट्री, आई कैन से सर्विस पार्ट। तो ये मेरा सर्विस पार्ट के अंदर आ जाता है। आइटम चार्ज क्या होता है कि मैंने अगर सपोज कि कोई परचेज किया है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद मेरे सीएचए के बिल आते हैं जो कि मेरी उसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और जो मुझे उस कॉस्ट के ऊपर अपलोड करना है। तो अगर मेरा रॉ मटेरियल का मान लीजिए पर केजी 100 रुपीज़ का है और अगर 5 रुपीज़ मेरी इनवर्ड कॉस्ट है, तो वो मैं आइटम चार्ज के थ्रू बुक करूंगा और उसके थ्रू मैं उसमें जिस एसआरबी पे मैंने आइटम की ऑलरेडी बुकिंग की हुई है उस पे मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मेरा आइटम चार्ज के थ्रू होता है। एक्चुअली आइटम चार्ज कॉस्ट को प्रॉपर ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कि अगर अगेन मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ कि अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल 100 रुपये का लिया है और उसकी लैंडिंग कॉस्ट जो है मेरी 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ी है मुझे, तो मेरी अल्टीमेटली रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है 105 रुपये। तो अगर मैं आइटम चार्ज यूज़ करता हूँ 5 रुपीज़ से, तो मेरा टोटल 105 रुपये उस आर का कॉस्ट हो जाता है। तो ये आइटम चार्ज से यूज़ करते हैं। अगेन जो मेरा फिक्स सेट है, जो कि ना मेरा आइटम है ना मेरा एक्सपेंस है। सपोज मेरा लैपटॉप है, अगर मैं अपना लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं डायरेक्ट फिक्स सेट सेलेक्ट करूँगा और ये मेरा फिक्स सेट के थ्रू मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इनमें से अगर मैं एक दूसरे को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, कि अगर इन्वेंट्री की जगह पे मैं मान लो फिक्स सेट परचेज कर रहा हूँ और उसमें एफए की जगह पे मैं आइटम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मंथ एंड पे जब भी मैं कोई बैच रन करूँगा तो फिक्स सेट के जो जीएल जो आइटम है उसके अकॉर्डिंग वो पूरी कॉस्टिंग को रॉन्ग कर देगा। क्योंकि फिक्स सेट की जगह पे मैंने आइटम सेलेक्ट किया है, तो लैपटॉप वहाँ मेरा एज ए इन्वेंट्री हो गया और उस पर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कॉस्ट रन कर देगा, जिसकी वजह से आपके अननेसेसरी अनवांटेड जीएल सीट हो जाएंगे। तो बेस्ट है, प्रैक्टिस ये रखिए, जो रिलेटेड टू इन्वेंट्री है उसके लिए आप आइटम यूज करिए, नॉन रिलेटेड टू इन्वेंट्री है उसके लिए आप सर्विसेज यूज करिए, और अगर आपका कोई भी आइटम चार्ज है तो उसके लिए आप आइटम चार्ज को यूज करिए, और अगर आपका कोई एफए है
तो उसके लिए आप फिक्स असेट को एक बार यूज़ करिए। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये हमें हमारे रिलेटेड टू मास्टर्स। इसमें नेक्स्ट मास्टर आता है हमारा वेंडर। बेसिकली वेंडर के अंदर हमारे टाइप हैं, डोमेस्टिक है या इंपोर्ट है। तो ये हमारे जनरली वेंडर के टाइप हैं जो कि मास्टर के साथ में ही लिंक होते हैं, करेक्ट है। तो ये हमारे मास्टर हैं जो कि हमारे परचेज मॉड्यूल से रिलेट करते हैं। उसके अलावा जो कॉमन मास्टर होते हैं, जैसे बैंक है, तो बैंक मेरा सेल से भी लिंक है और परचेज से भी लिंक है, तो मैं उसको यहाँ पे उसको शो नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट है। तो एक बार मैं आगे चलता हूँ इसमें। अब इसमें आपस में मैं लिंकिंग बताता हूँ कि पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आती है मेरे पास में परचेज रिक्विजिशन। तो रिक्विजिशन आज के डेट में मैं आपको एक फ्लो बताता हूँ कि ये मेरा नॉन एनएवी, यहाँ पे मेरे नॉन एनएवी के रहेंगे फ्लो, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना एनएवी का फ्लो बताता रहूँगा कि एनएवी में क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फास्टली समझते हैं। मेरे पास में सबसे पहले आता है परचेज रिक्विजिशन। तो मेरा परचेज रिक्विजिशन जो होता है वो परचेज इंडेंट बोल दूं या परचेज रिक्विजिशन बोल दूं, तो ये मेरे पास सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन आता है। अब बेसिकली क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन के बेस पे जो परचेजर है वो पीओ बनाता है। तो अभी नेक्स्ट जो मेरा ऑपरेशन है, मैं इसको फ्री हैंड करता हूँ कि उसके बाद में मेरा डिसीजन मेकिंग होता है कि यहाँ पे मेरा आइदर ये यस है या नो है अप्रूव में। तो अगर मेरा यस हो जाता है आगे, तो मैं इस पे फर्दर जाता हूँ परचेज ऑर्डर बनाने के लिए। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद में यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना होता है कि मेरा वेंडर कौन सा है, और मेरा जो लाइन है वो आइदर मेरा आइटम है या मेरा जीएल है या मेरा चार्ज आइटम है या फिर मेरा एफए है। बेसिकली मैं चार्ज आइटम को यहाँ पे नहीं लेता क्योंकि चार्ज आइटम की मैं डायरेक्ट इनवॉइस बुकिंग करता हूँ। तो मेरा ये एक वेंडर के परचेज ऑर्डर बनाते टाइम पे सिलेक्शन होता है। परचेज ऑर्डर बनने के बाद में मेरा परचेज ऑर्डर जाता है फर्दर अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे मेरा परचेज ऑर्डर का डायरेक्ट अप्रूवल होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ देखिए कि जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नेवेजन है उनको मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ कि ये मेरा अप्रूवल है। अगर मेरा अप्रूवल यस होता है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर नो होता है तो वापस मैं इंडेंट पे चला जाऊंगा, करेक्ट। तो ये मेरा अप्रूवल यस होने के बाद में मैं आगे जाता हूँ। अभी मैं उसको वेंडर को सेंड कर देता हूँ। उसके बाद फर्दर जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन आती है इसमें वेयर हाउस रिसिप्ट। और परचेज रिसिप्ट। ये मैं ट्रांजैक्शन उसमें करता हूँ। यहाँ पे मेरा वेयर हाउस रिसिप्ट और परचेज रिसिप्ट के टाइम पे सिस्टम में क्या इम्पैक्ट आता है मैं वो आपको आगे एक बार बताऊंगा। ये भी एक बार आप ट्रांजैक्शन समझिए कि ये मेरा परचेज ऑर्डर बना। परचेज ऑर्डर अगर मेरा अप्रूव है तो मैं आगे जाता हूँ और उस पर वेयर हाउस रिसिप्ट बना देता हूँ।
वेयर हाउस रिसिप्ट बनने के बाद में ये मेरा स्टोर इंचार्ज ने वेयर हाउस रिसिप्ट बना दिया। उसके बाद में मेरा फाइनल बनता है परचेज इनवॉइस। अगर मैं सिस्टम के अंदर परचेज इनवॉइस के बाद में भी अगर अप्रूवल डालता हूँ कि अगर मेरा सिस्टम में परचेज इनवॉइस यहाँ पे मेरा बन जाता है। परचेज इनवॉइस के बाद में मैं आगे जाता हूँ, मेरा आता है बैंक पेमेंट। तो इसके लिए मैं हमेशा बैंक पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये एक डिफरेंस है कि मैं परचेज इनवॉइस पे गया, उसके बाद बैंक पेमेंट वाउचर पे जाता हूँ। और परचेज इनवॉइस के बाद में अगर मेरा कोई कस्टमर के साथ में प्रॉब्लम, वेंडर के साथ में सॉरी प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे परचेज डेबिट क्रेडिट नोट पे भी जा सकता हूँ। परचेज डेबिट क्रेडिट नोट कि अगर रेट डिफरेंस है या फिर मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे उसको जा सकता हूँ परचेज डेबिट क्रेडिट नोट के लिए भी। ओके, तो एक बार अपन क्विक रिव्यू समझेंगे कि नेविजन में ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो नेविजन में सबसे पहले आपका बना है परचेज ऑर्डर। ओके, नेविजन में आपका सबसे पहले बना परचेज ऑर्डर। ओके, तो मैं अप्रूवल प्रोसेस को यहाँ पे स्किप कर देता हूँ ताकि आपको कोर ट्रांजैक्शन समझ में आए। अप्रूवल को हम किसी भी लेवल पे लगा सकते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है हमें। परचेज ऑर्डर मैंने बनाया, परचेज ऑर्डर बनाने के बाद में मैं उसका आगे बनाता हूँ आपका वेयर हाउस रिसिप्ट। वेयर हाउस रिसिप्ट बनने के बाद में उसका बनता है परचेज इनवॉइस, और परचेज इनवॉइस बनने के बाद में उसका बनता है बैंक पेमेंट वाउचर। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक चीज़ अपन समझते हैं कि जब मैं पीओ डालता हूँ सिस्टम के अंदर, तो उस टाइम पे सिस्टम में क्या क्या टेबल्स हैं जो हिट होती हैं। जब मैं वेयर हाउस रिसिप्ट बना रहा होता हूँ तो उस टाइम पे क्या क्या टेबल्स मेरी हिट होती हैं, और जब मैं परचेज इनवॉइस बना रहा होता हूँ तो उस टाइम पे क्या टेबल हिट होती हैं, और किस लेवल पे अपने को जो रिवर्सल है वो पॉसिबल होता है, किस लेवल पे रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं पहले परचेज ऑर्डर की बात करूंगा। तो परचेज ऑर्डर पे बेसिकली अगर मैं यहाँ पे टेबल्स की बात करूं तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर में नो टेबल। टेबल का मतलब होता है कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट हिट हुआ है, या फिर आपकी आइटम लेजर एंट्री हिट हुई है, या वैल्यू लेजर एंट्री हिट हुई है, या आपका वेंडर का कोई भी जीआर हिट हुआ है, तो वो मेरा टेबल से मेरा लिंक वो है। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर जब मैं बनाता हूँ तो कहीं भी किसी भी स्टेज के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं जाता है। परचेज ऑर्डर इज जस्ट इन माई ऑर्डर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके बाद में लेकिन जब मैं वेयर हाउस रिसिप्ट बनाता हूँ तो वेयर हाउस रिसिप्ट बनने के बाद में यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होता है, मेरा इन्वेंट्री इन हो जाता है। यहाँ पे मेरा इन्वेंट्री इन हो जाता है, पहला चीज। दूसरा, मेरा आइटम लेजर एंट्री हिट होता है। मेरा वैल्यू लेजर एंट्री वो हिट होता है। अगर आइटम से है तो आइटम लेजर एंट्री इन केस ऑफ आइटम, ठीक है। वैल्यू लेजर एंट्री हिट होता है। उसके अलावा मेरा जीएल जो हिट होता है वो होता है मेरा गुड्स रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस, ये मेरा जीएल हिट होता है। और उसके अलावा जो मेरा अगला जीएल हिट होता है वो मेरा इन्वेंट्री, अगर ये इन्वेंट्री से है तो इंट्रीम, इन्वेंट्री इंट्रीम का मेरा जीएल हिट हो जाता है। तो ये मेरा बेसिकली ये मेरे जीएल हैं जो हिट होते हैं, ये मेरी टेबल है वेयर हाउस एंट्रीज के टाइम पे, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे वेंडर का कोई भी हिट नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं परचेज इनवॉइस के टाइम पे जाता हूँ तो परचेज इनवॉइस के टाइम पे इन्वेंट्री से रिलेटेड मेरी वैल्यू एंट्री हिट होती है। अच्छा, वैल्यू एंट्री आपकी वेयर हाउस रिसिप्ट में भी हिट हुई है, परचेज इनवॉइस में भी हिट हुई है। द डिफरेंस इज कि वेयर हाउस एंट्रीज के टाइम पे जो वैल्यू एंट्री हिट हुई है वहाँ पे जो कॉस्ट है वो एक्सपेक्टेड कॉस्ट में बैठी रहती है, नॉट एक्चुअल कॉस्ट में। तो जब मैं परचेज इनवॉइस बुक करता हूँ तो वैल्यू एंट्रीज मेरी वापस से हिट होती है और वहाँ से वो कॉस्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट से निकल कर एक्चुअल कॉस्ट में आ जाती है। तो इसके लिए मेरी यहाँ पे वैल्यू एंट्रीज हिट होती हैं। साथ के साथ में मेरे जीएल एंट्री जो भी रिलेटेड टू मेरी वेंडर है, अगर वो उसमें वेंडर है, अगर उसमें मेरा टीडीएस है तो टीडीएस भी होता है, जीएसटी रिलेटेड, करेक्ट, इन्वेंट्री। तो ये मेरा परचेज इनवॉइस के टाइम पे हिट होता है। वेयर हाउस एंट्रीज को के लिए अगर मैं किसी आइटम से पोस्ट करता हूँ, ओके, पहले इसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। बैंक पेमेंट वाउचर के टाइम पे मेरा जीएल हिट होता है सीधा बैंक और वेंडर, यहाँ पे कोई मेरी इसके अलावा ट्रांजेक्शन हिट नहीं होती है बैंक पेमेंट वाउचर के बाद में। अब इसमें एक ये मेरा ट्रांजेक्शन है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पीओ के टाइम पे मेरा कोई भी टेबल हिट नहीं होता है। वेयर हाउस रिसिप्ट के टाइम पे मेरी इन्वेंट्री इन होती है और कॉस्ट मेरी एक्सपेक्टेड में अपडेट होती है। आइटम लेजर एंट्री हिट होती है, वैल्यू लेजर एंट्री हिट होती है इन केस ऑफ आइटम, और जीएल में मेरा गुड्स रिसीव्ड बट नॉट इनवॉइस हिट होता है और इन्वेंट्री मेरी इंट्री हिट होती है। परचेज इनवॉइस का टाइम पे मेरी वैल्यू एंट्री हिट होती है जो कि मेरी एक्सपेक्टेड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट में चली जाती है, और जीएल एंट्री मेरी हिट होती है वेंडर की, टीडीएस की, जीएसटी की और इन्वेंट्री के जीएल की। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा, रिवर्सल ऑफ वेयर हाउस रिसिप्ट। अब अगर मैं रिवर्सल की बात करूं तो पीओ को मैं कैंसिल कर सकता हूं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं रिवर्सल, ठीक है, तो बेसिकली पीओ को तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, या डिलीट भी कर देता हूं, ठीक है। लेकिन वेयर हाउस रिसिप्ट अगर मेरी इन केस ऑफ आइटम है तो मैं उसको अंडू करके रिसिप्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा अदर देन आइटम है तो उसको मैं अंडू नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई भी मेरी जीआरएन पास कर दी है या वेयर हाउस रिसिप्ट पास कर दी है जिसके अंदर मेरा आइटम नहीं है तो मैं उसको नहीं कर सकता। उस केस में मेरे को उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए वेंडर इनवॉइस पास करना होगा और उसके बाद उसका प्रॉपर रिवर्सल ही करना होगा। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा परचेज इनवॉइस बुकिंग कर दी है तो परचेज इनवॉइस बुकिंग कर दिया तो उसका रिवर्सल मेरा सीधा परचेज क्रेडिट परचेज डेबिट क्रेडिट नोट से मैं उसको सेटल करूँगा, करेक्ट है। और सेम एज इट इज़ अगर मैंने कोई भी बैंक की पेमेंट की एंट्री रिवर्स करनी है तो वो मैं जीएल के थ्रू रिवर्स करूँगा। तो ये मेरा एक नहीं, इसमें मेरा जीएल नहीं आएगा, बैंक पेमेंट में रिवर्सल हो जाएगा। बैंक पेमेंट के थ्रू मैं उसका रिवर्सल करता हूँ, रिवर्सल ऑफ जीएल के थ्रू, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रांजैक्शन है। तो अभी ये बेसिक है कि मेरा किस ट्रांजैक्शन को मैं किससे लिंक कर देता हूँ। मैं एक बार आपको पहले वापस से रिपीट कर देता हूँ कि मेरा पहले पीओ होता है, पीओ के बाद में मेरा वेयर हाउस रिसिप्ट होता है, वेयर हाउस रिसिप्ट के बाद मेरा परचेज इनवॉइस आता है और परचेज इनवॉइस के बाद में मेरा बैंक पेमेंट होता है, और डेबिट क्रेडिट नोट भी मैं परचेज इनवॉइस के ऊपर करता हूँ। तो ये मेरा बेसिक परचेज के कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, बाय बाय।